बलूचिस्तान में जो भी वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है वो महरंग बलोच और बेबो बलोच, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई जेन्युइन इश्यूज़ पे चल रही हैं? एंड सेकेंडली ये कि क्या ये फॉरेन फंडेड हैं? मैं एक सिटिंग एमएनए हूँ। मेरा वीज़ा रिजेक्ट होता है ब्लू पासपोर्ट पे, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ मेरे बरअक्स वो जाते हैं, नॉर्वे का टूर करते हैं, यूएसए का टूर करते हैं, तो उनको बहुत आसानी से वीज़ा मिलता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन। लेकिन जेन्युइन बलोच इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, जेन्युइन बलोच इशू ये नहीं है कि पाक फ़ौज मुर्दाबाद, जेन्युइन बलोच इशू ये नहीं है कि सीटीडी को आप ख़त्म करें। अफसोस इस बात का है कि वो किस इशू को उठा रहा है। वो अभी उन्होंने रोड बंद की है बशीर ज़ैब के ख़िलाफ़। बशीर ज़ैब बीएलए का एक टेररिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को शहीद किया। मेरे भाई के शहादत में भी उनका हाथ था, डॉक्टर अल नज़र का भी हाथ था जो कि एक बीएलए कमांडर है। तो हमारे अगर माएँ और बहनें एक टेररिस्ट को डिफेंड करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। टीएसआर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर, और आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मैं कहूँगी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। सो डेफिनेटली यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, यंगेस्ट लॉ मेकर ऑफ पाकिस्तान हैं, और इसके साथ साथ अब तक आप गेस कर चुके होंगे कि यंगेस्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम बलूचिस्तान है। इनके तारुफ में जो चीज़ बहुत नुमाया है वो ये है कि ये सिराज रईसानी साहब के साहिबजादे हैं। सिराज रईसानी साहब के बारे में अगर आपको बताती चलूँ तो कुछ अर्सा कबल एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक में उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। बात यह है कि जितने भी हमारे शहदा हैं या जितने भी वो लोग जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानी दी या पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए कुर्बानी दी, वो उनकी कुर्बानियाँ कभी भी हम रायगा नहीं जाने देंगे। और डेफिनेटली बिलाशुबा उनकी फैमिलीज़ हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नवाबज़ादा मीर जमाल रईसानी साहब से। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शुरुआत यहाँ से करेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा और उसके बाद बाबा से आप कितने इंस्पायर्ड थे? बिल्कुल जी, बचपन जैसे कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड होता है। मेरी जो पैदाइश थी क्वेटा की थी, क्योंकि मेरी वालदा जो है थाईलैंड की हैं और हम एक रैसानी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्वेटा में बहुत मैंने बचपन गुजारा। सिटी स्कूल में मैं पढ़ता था। जब भाई शहीद हुए फिर मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन उस दौरान जब मेरे वालिद ज़िंदा थे, मेरे भाई ज़िंदा थे, तो वालिद का एक अंडरस्टैंडिंग था हमारे साथ कि दोस्त जैसा हमें सिखाते थे, ख्वाह वो सियासी मैदान के हवाले से हो या हमारे कबायली जिरगों के हवाले से हो। तो उन्होंने हमें बहुत ग्रूम किया है और ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह आज कल जो आप मेरे इन्वायरमेंट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, ट्राइबल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, वो उनकी बदौलत है जी। वंडरफुल। आपके वालिद मोहतरम जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल भी हैं, बल्कि बलूचिस्तान की जितनी भी आवाम है उनके लिए रोल मॉडल है, और उनकी जो कुर्बानी है वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। कितने इंस्पायर्ड हैं आप उनसे और कितना इम्पैक्ट था उनका आपकी लाइफ पे कि आप पॉलिटिक्स में आए? बिल्कुल जी, उन्होंने जब भाई शहीद हुए तो मेरा और उनका बहुत एक करीबी ताल्लुक़ रहा, मेरे वालिद का और मेरा। तो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं की कि आपको सियासतदान बनना है। ठीक। तो उन्होंने मुझे हर टाइम ये कहा कि जो आप बनना चाहते हो, लेकिन ख्वाहिश और रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप उसके लिए खून पसीना एक करें। तो उस टाइम हम बच्चे थे, फ़ुटबॉल का मुझे ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर बनूंगा। तो उन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया। जब मेरे ट्रायल्स थे अंडर 12 के, तो उन्होंने, क्योंकि ही वॉज अ हार्ट पेशेंट, उन्होंने अपना जो मेडिकेशन है वो स्किप करके मुझे ट्रायल्स के लिए वो ले गए और वहाँ बैठे मेरे लिए 3-4 घंटे मुतवातिर। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं जो कि स्पोर्ट्स जैसी चीज़ में, खासकर पाकिस्तान में अगर हाँ। हम बात करें कि स्कोप स्पोर्ट्स नहीं है इसका, स्कोप नहीं क्या है, करो तो क्या आगे उन्होंने बड़ा जाके। सपोर्ट किया मुझे। और इंस्पायरेशन उनसे इसलिए मिली कि वो एक सेल्फ मेड आदमी थे। ठीक है, वो एक नवाब के बेटे ज़रूर थे, एक बड़े ख़ानदान से ज़रूर ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो स्टैंडिंग है वो ख़ुद बनाया। हमें बिल्कुल मेरे दादा ने हमें शिनाख्त दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो लेगेसी है वो ख़ुद शुरू की, और वो ये था कि हम पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम तले एक यकजा होते हैं, और शायद उसी वजह से उन्हें टारगेट किया गया। जब वो शहीद हुए तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उस टाइम फ़ुटबॉल प्लेयर था, मैंने अपना जो ख्वाब था वो अचीव कर ली थी,
लेकिन जब वो शहीद हुए मुझे ये लगा कि उनका जो लेगेसी है मेरे ख्वाब से ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि 24-23 साल की उम्र में मैं फ़ुटबॉल से रिटायर होके, क्योंकि प्रोफेशनल फ़ुटबॉल का पीक यही होता है 23, 24, 25, तो रिटायर होके मैं सियासत में हिस्सा लूँगा और सियासी अमल का मुजाहरा करते हुए हमारे लोगों की नुमाइंदगी करूँगा, ख्वाह वो पार्लिमान में हो, ख्वाह वो हमारे जिधर भी हो, ख़ासकर नौजवानों की, क्योंकि आजकल आपको खुद पता है कि नौजवान सियासतदान बहुत कम है बिल्कुल और ऐसे ही। पाकिस्तान में नौजवान सियासतदानों की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। यंग माइंड्स जितने भी होंगे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली बिल्कुल। पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो फ्रेश माइंड्स होते हैं तो नए आइडियाज़ लेके आते हैं। अच्छा जमाल साहब, यूजुअली ये समझा जाता है कि जब तक बाप की ताकत पीछे ना हो तो औलाद कुछ इस तरह से कर नहीं सकती, और इस एज में तो आपके पीछे ना बाप का सहारा होना बड़ा ज़रूरी होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बैक होती है आपकी, ठीक है। आपके वालिद मोहतरम जो है वो बड़ी जल्दी इस दुनिया से चले गए। वालिद का सहारा ना होना और उसके बाद पॉलिटिक्स जैसे शोबे में आना बड़ा मुश्किल काम है। क्या क्या स्ट्रगल्स देखी आपने? स्ट्रगल्स मैंने ज़िंदगी में बहुत किए हैं। 25 साल की उम्र में कुछ लोग अगर शायद आज मेरे प्रोफाइल को देखते हैं कि भाई इसको केयर टेकर मिनिस्टर भी बनाया गया, ये एमएनए भी है आज, हाँ। बट ही इज़ वेरी लकी। लेकिन इसका जो अंडर द वाटर सिनेरियो है, मैं समझता हूँ कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि जिस चीज़ से हम गुजरते हैं वो बाहर का बंदा महसूस नहीं कर सकता। भाई मेरे शहीद हुए, सबसे पहला तो स्ट्रगल ये था कि मेरी वालदा थाईलैंड की थी। थाईलैंड से आकर यहाँ उन्होंने अडॉप्ट की, भिरावी लैंग्वेज हमारा है वो सीखा, उनको भी मुश्किलात का सामना पड़ा। फिर भाई शहीद हुए 2011 में। हमने तो किसी को नहीं मारा था, हमने तो किसी को शहीद नहीं किया था। हाँ। उन्होंने हमें इस बात पे शहीद की कि हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, जब पाकिस्तान का झंडा लगाना लोग जुर्म समझते थे, तो हमने झंडा लगाया। फिर उसके बाद वालिद सियासत में आना चाहते थे, 2018 में उन्होंने कैंपेन की, वो शहीद हुए। तो अगर आप पॉइंट्स को लिंक करें तो लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है कि एमएनए बन गया, फिर ये है वो है, लेकिन ये मेरे वालिद का तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने अभी अभी सियासत स्टार्ट की थी। ट्राइबल, ठीक है, अगर मैं ट्राइबल एल्डर हूँ उनकी वजह से हूँ। हाँ। सियासी उनका पहला ये इलेक्शन था, उनसे पहले मेरा भी पहला इलेक्शन था। तो ये चीज़ें भी गलत हैं कि भाई ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे फैमिली के जितने भी, खासकर मेरा जो प्राइम फैमिली है, हमारे फैमिली के अंदर 3 पार्टीज़ हैं। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे ताया जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे एक और चाचा वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो हमारे भी पॉलिटिकल क्लैशेस हैं। ठीक है, कबाली उसमें वो मेरे बड़े हैं, मैं उनकी ताबे हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ नौजवान ही नौजवान को समझ सकता है। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि हम उनकी नक्श कदम पे नहीं चलेंगे। मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, मैं अपने वालिद के नक्श कदम पे ज़रूर चलूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी, जब हम बैठते थे इनपुट लेते थे मुझसे, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि पीपल्स पार्टी, चूँकि बलुचिस्तान में उन्होंने बहुत काम की थी, उस पे आके हम टिकट, एमएनए के टिकट पे हम काम लड़ेंगे इलेक्शन, और फिर कामयाबी से इंशाल्लाह जो भी होगा। लेकिन इससे मुराद ये है कि दिस वाज नेवर इजी। फैमिली में भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, टैबूज़ हैं, ट्राइबल टैबूज़ हैं। जैसे पॉलिटिकल, मेरा ये पहला सीढ़ी था पॉलिटिक्स का। जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो लोगों ने बहुत खुश आइंद ये मैसेज भी लिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग सियासतदान थे, जो कि मेरे हरीफ थे सियासी, उन्होंने बड़ा मुझे अंडर एस्टिमेट भी की और डिमोटिवेट भी की। हालांकि मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब वो जिधर भी, बहुत बड़े लीडर थे बलुचिस्तान के, जिधर भी वो अपना सियासी कैंपेन करते थे तो मुझे ही टारगेट करते थे। मतलब एक छोटा सा बच्चा आप कह लें कि इतने बड़े सियासतदान को वो मतलब इनसिक्योर करता है, तो ये तो मेरे इलेक्शन से पहले ही कामयाबी थी। इसके साथ साथ मेरी जो कारकर्दगी रही है एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं ख़ुद खेल के मैदान में उतरा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आएँ जो कि समझ सकें। अभी बिलफर्ज अगर मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, ये एक अच्छी बात नहीं है आवाम के लिए कि एक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स को जो समझता है वो अपने बच्चों को भी प्रमोट करेगा। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि लोग आगे आएँ, जितने भी हमारे नौजवान हैं, ख्वाह स्पोर्ट्स से मुस्तलिक हो,
हेल्थ से कि आप अपने मुल्क के लिए करें। स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल्स बिल्कुल, हम स्ट्रगल से भाग नहीं सकते, लेकिन फेस करना पड़ता है। यू हैव टू चॉइसेस, इधर यू फेस योर प्रॉब्लम्स और यू रन अवे। तो मैंने फेस की और इससे मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था मेरी वालदा थी। नो डाउट, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको फेस भी किया और उसको आगे कैरी आउट भी किया। अच्छा जमाल साहब, आपने थोड़ी देर पहले अपने भाई का जिक्र किया कि जिस वक्त पाकिस्तान का झंडा लगाना मुश्किल था उस वक्त उन्होंने झंडा लगाया। पाकिस्तान में रहते हुए ही पाकिस्तान का झंडा लगाना क्यों मुश्किल था? देखिए जी, इसमें हमारी गलतियां भी हैं। मैं अगर लोगों को कहूँ कि अपना जो एक होता है ना, इफ़ वी ब्लेम अदर्स, ब्लेमिंग करें, ये भी ठीक नहीं है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा सूबा है बिल्कुल। रकबे के हिसाब से। हमारे पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत अनलिमिटेड हैं, नो लेकिन डाउट। हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक बात। कोयटा जैसे शहर में आप देखें, मैं तो समझता हूँ कि कोयटा इज़ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली देहात से कम नहीं है। जो फैसिलिटीज़ हमें मुयस्सर हैं वो देहात में भी वही फैसिलिटीज़ हैं। बिजली हमारे पास नहीं है, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। तो इंटरनल हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, और वही इंटरनल प्रॉब्लम्स को हमारे एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, ख़ासकर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, उन्होंने कैश की। उन्होंने प्रेशर ग्रुप्स बनाए, इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाए, प्रॉक्सी वॉर के तहत ये जाहिर किया कि पाकिस्तान आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमें अपना ड्यू शेयर मिलता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है वो कहाँ जाता है, सवाल ये है। हाँ। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं कि हम वायलेंस की तरफ बढ़ें। सियासी जद्दोजहद बिल्कुल करें आप। नेशनलिस्ट लीडर भी बलूचिस्तान में हैं, पाकिस्तानी लीडर्स भी हैं, मतलब जो मुख्तलिफ सियासी सोच रखते हैं वो लीडर्स भी हैं। तो सियासी अमल के तहत आप बढ़ें, ठीक है, लेकिन किसी के आप बहकावे में ना आए। एक्सटर्नल फोर्सेस ने तो बहुत कोशिश की, बैंड आउटफिट्स जैसे BLA है, BLF है वगैरह हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि बलूचिस्तान को आज़ाद करें, लेकिन ये एक आसान काम नहीं है। मैं उनको भी मदहू करता हूँ आज भी, क्योंकि मैं भी ख़ुद भी एक बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर हूँ और फेडरल में उनकी भी आवाज़ हूँ कि आए, आप भी हमारे बलोच भाई हैं, लेकिन आज़ादी आप चाहते हैं, किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं? आज़ादी चाहते हैं, आए मिलकर करप्शन से आज़ादी दिलाते हैं बलूचिस्तान को, बेरोज़गारी से आज़ादी दिलाते हैं बलूचिस्तान को, बेतालीमी से आज़ादी दिलाते हैं। ये थोड़ी बात हुई कि बंदूक के नोक पे आप अपना बात मनवाएं, दलील के साथ बिल्कुल बात करें। जो इश्यूज हैं उनसे आज़ादी दिलाएं, बिल्कुल इश्यूज हैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी ना दिलाएं। ना दिलाएं, ये तो कोई बात नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है, फिर आप चले जाएं पाकिस्तान से। लेकिन पूरा एक खित्ता जो है वो वहाँ से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। सर, आपने जिस तरह से बात की BLA BLF की बात की, प्रेशर ग्रुप्स की आपने बात की, तो प्रेशर ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रही है और बलूचिस्तान में उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है क्या, और इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं फ़िलहाल बलूचिस्तान में? देखिए जी, बलूचिस्तान जो मिसिंग पर्सनस एक बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान में, और बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ कि जेन्युइन मिसिंग पर्सनस जो हैं उनको रिकवर करनी की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात को समझने की इधर टाइम है हमें कि वी शुड नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, व्हाट द रूट कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम आर। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि बलूचिस्तान इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू। सेंसिटिविटी है, आपका मिसिंग पर्सनस का इशू है, आपका करप्शन है, आपका एजुकेशन, हेल्थ वगैरह है। अगर हम बात करें बलूच यकजहती कमेटी की, वो कहते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सनस को बाज़ाब करें, ठीक है ना। मिसिंग पर्सनस कौन है? मिसिंग पर्सनस वो हैं जो कि बाय देयर डेफिनेशन जो कि फोर्सफुली अबडक्ट हुए हैं, और कुछ की लाशें मिले हैं, किल एंड डंप जो कि स्ट्रेटजी वो कहते हैं। मैं उनकी तर्जमानी नहीं कर रहा, लेकिन वो जो डेफिनेशन कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट है। लेकिन मिसिंग पर्सनस की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में लोगों को बहुत कम पता है। और शायद आपको शायद मालूम भी होगा कि जब मैं यहाँ आया था धरने के लिए, मैंने भी धरना दिया, 22 दिन हम बैठे यहाँ, अपने शौदा के लिए दिया। दो तरफा है विक्टिम, देयर इज़ नॉट ओनली वन विक्टिम इन अ वॉर, देयर आर 2 विक्टिम्स, प्राइम विक्टिम्स एंड सेकेंडरी विक्टिम्स। मिसिंग पर्सनस एक विक्टिम है। दूसरी तरफ हमारे जो शौदा के लवाकिन हैं वो कहते हैं कि कुछ मिसिंग पर्सनस ऐसे भी हैं कि जिन्होंने हमारे शौदा को, हमारे प्यारों को शहीद किया, ठीक है ना जी, और फिर उन्होंने पहाड़ों का रुख किया, कोई अफ़गानिस्तान गया है, कोई ईरान गया है। तो दे आर मिसिंग ऑन देयर ओन विल। लेकिन फिर से हम आते हैं,
कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आप सब मिसिंग पर्सन्स को बाज़ेयाब करें। तो एक कमेटी तश्कील दी थी इन्होंने 2006 में, जिसमें आपका ISI भी था, आपका वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स फोरम भी था, ठीक है, मामा कदीर जो है इनका, आपका MI भी था, ठीक है, आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे NGOs भी थे, मतलब सारे थे। तो उन्होंने मिलकर एक नंबर दिया मिसिंग पर्सन्स का, जो था ठीक है, 10,000 मिसिंग पर्सन्स। 10,000, ठीक है जी। ठीक है, तो उन 10,000 मिसिंग पर्सन्स में से वो लोग भी थे जो कि जिन्होंने शादी की थी और छोड़ के चले गए थे, फिर वापस अच्छी आ एक गए। जेनेरिक नंबर दिया ठीक है था ना, एक 10,000, जनरल, हाँ ठीक है। ठीक है, और इसी दौरान कुछ ऐसे भी इंकिशाफ हुआ कि ईदी से कि 40,000 हमें ऐसे लाशें मिले हैं जिनकी हम शिनाख्त नहीं कर पाते। ठीक है ना। सही, कुछ ऐसे भी और वो हुए थे कि कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके गए, हमें उनका पता नहीं है। तो ये चीज़ें भी 10,000 में थे। फिर करते करते उन्होंने फ़िल्टर की और इन 10,000 पर्सन्स में उन्होंने 70% केसेस सॉल्व कर दिए। सही, ठीक है ना। तो आजकल जो मिसिंग पर्सन्स का नंबर है वो है 2,000 के लगभग। ठीक है ना जी। यानी वो जो 30% रह गया, 30% ठीक है, 2,000 और 1,500 के लगभग हैं। ठीक है, तो ना ही ये 3,000 की तरफ जाते हैं और ना ही 1,000 की तरफ जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मिसिंग पर्सन्स का शिनाख्त कौन करेगा। ठीक है ना जी। अगर सही, 1,500 का आपका बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ ना हाँ, नंबर है, तो बलोच यकजहती कमेटी भी आ जाए, आपके जितने भी एजेंसीज हैं वो भी आ जाएं ऑन बोर्ड, टेबल टॉक होगा ना, टेबल टॉक करें, CTD भी आ जाए कि भाई ये बंदा है, ये क्या आपके पास है, तो फिल्टर होगा ताकि हमें पता चले कि आया ये असल में मिसिंग है या खुद ही अपने पाँव पे चल के गया है बॉर्डर के उस पार। तो अगर कोई अपने पाँव ठीक, पे उस पार गया है तो हाँ, गवर्नमेंट उसके तो लिए उसको नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हाँ, है। और कोई भी अगर आप देख लें, कोई भी गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है कि सब मिसिंग पर्सन्स को वो ला सके। ठीक है ना जी। तो इस मिसिंग पर्सन इशू को पॉलिटिकली भी कैश किया जाता है। मैंने आपको फिगर कितना बताया था, 1,500। ठीक है ना जी। बिल्कुल, आपका इंडिया भी बॉर्डर है। ठीक है ना जी। इंडिया में आपके 1 लाख से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, कोई चर्चा नहीं होता उस पर। ठीक है। आपका ब्राज़ील, आपका रशिया, ब्राज़ील में आपका 60,000 पीपल आर मिसिंग एट द मोमेंट। ठीक है ना जी। रशिया में अराउंड 1 लाख। ठीक है। आपका अमेरिका में लोग मिसिंग हैं, लेकिन इस पे कोई शोर क्यों नहीं करता? इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के ऊपर सबके आंखें हैं। बलूचिस्तान इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया इन दिस सीपैक की वजह से, उसके कॉन्टिनेंट। बाद यस, मिनरल रिच प्रोविंस है मिनरल रिच हमारा, प्रोविंस है। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि हम अगर एक इशू को उठाते हैं, उस इशू के बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या इसके पॉलिटिकल इंसेंटिव्स हैं, क्या इसके बैकलैशेस हैं, कौन इसको कैश कर रहा है। फिफ्थ वॉर जनरेशन आजकल आ गया है। मिसिंग पर्सन्स के इशू के ऊपर कितने आर्टिकल, खासकर बलूचिस्तान के ऊपर कितने आर्टिकल्स, 2,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं। और जब मैं ये मुल्क की कह रहा था, इंडिया है, चाइना है, उनके ऊपर कुल मिला के 60 पेपर्स लिखे गए हैं। ठीक है ना। जबकि बलूचिस्तान के ऊपर 2,000 लिखे गए। तो इससे ये वाजे होता है कि देयर इज़ एन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन बलूचिस्तान। तो हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते? हम अपने लोगों को क्यों शहीद कर रहे हैं? अभी चंद दिनों पहले इन्होंने क्वेटा में धरना दिया, अभी हाल ही में। तो हाँ, उन्होंने पुलिस के साथ झड़प की है। और मैं खुद कॉन्फ्लिक्ट और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। और बलोची रस्म व रिवाज के तहत मैं समझता हूँ कि हमारे ख़वातीन पर शेलिंग नहीं होनी चाहिए, पुलिस उन पर हाथ ना उठाएं। ये भी हमारे बलोची रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हम अपना जो जेंडर है उसको हम इस्तेमाल मिसयूज करते करें, हैं, हाँ, मिसयूज़ करते हैं, कि हम अगर कोई टेररिस्ट की दिफा करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी गलत है। जो लड़का ले जाया गया है वो है बशीर ज़ैब का भाई। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि फॉरेन इंटरेस्ट है, ठीक बिल्कुल है। है। बलूचिस्तान में जितनी भी इस वक्त मिसमैनेजमेंट चल रही है या फिर जो भी वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, वो फॉरेन इंटरेस्ट की वजह से किया जा रहा है। यहाँ पे दो नाम हमारे सामने बड़े मतलब क्लियरली आते हैं जो कि इन तहरीकों को चला भी रहे हैं और जो कि इनमें बड़ा प्रोमिनेंटली अपना किरदार भी अदा कर रही हैं। वो हैं माहरंग बलोच और बेबो बलोच। आप
क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई जेन्युइन इश्यूज़ पे चल रही हैं, एंड सेकेंडली ये कि क्या ये फॉरेन फंडेड हैं? देखिए जी, मैं एक सिटिंग एमएनए हूँ, ठीक है ना जी। मेरा वीज़ा रिजेक्ट होता है ब्लू पासपोर्ट पे, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ मेरे बरअक्स वो जाते हैं, नॉर्वे का टूर करते हैं, यूएसए का टूर करते हैं, तो उनको बहुत आसानी से वीज़ा मिलता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, ठीक है। मैं ये नहीं कह ठीक। रहा कि दे आर नॉट जेन्युइन पीपल, दे हाँ। आर। एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर साहिबा और उनकी जो कुलीग हैं वो अगर जेन्युइन बलोच इश्यूज़ पर फोकस करें। लेकिन जेन्युइन बलोच इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, जेन्युइन बलोच इशू ये नहीं है कि पाक फ़ौज मुर्दाबाद, जेन्युइन बलोच इशू ये नहीं है कि सीटीडी को आप ख़त्म करें। सीटीडी हमारी माएँ और बहनें हैं। मैं जब धरने में बैठा था, मैंने उनको 3-4 दफ़ा मैंने कहा, मेरी माएँ और बहनें हूँ आप, अगर आप जेन्युइन मिसिंग पर्सनस पे बात करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक। मैं आप अपना कैंप छोड़ के, हालांकि हमारे कैंप एक दूसरे के सामने थे, बिल्कुल। मैंने बोला अपना कैंप मैं छोड़ के आपके कैंप में बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मुतालबा ये है कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन, जेन्युइन बलोच इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। रियासत के जो आइनी दायरा है उससे निकल कर हम कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुल्क के लिए हमने भी शहादतें दी हैं, उन्होंने भी दी हैं, बिल्कुल। सब ने दी हैं। No तो doubt. हम किसी के बहकावे में आकर अपना मुल्क को मुर्दाबाद क्यों कहें, अपने फोर्सेस को क्यों मुर्दाबाद कहें, ठीक है ना। तो मेरा मुतालबा ये उनसे था, तो इन्होंने नहीं माना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो किस इशू को उठा रहा है। आजकल जो मैंने अभी अर्ज़ की आपसे 1 मिनट पहले कि वो अभी उन्होंने रोड बंद की है बशीर ज़ैब के ख़िलाफ़। बशीर ज़ैब वो बीएलए का एक टेररिस्ट है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे लोगों को शहीद किया है। मेरे भाई के शहादत में भी उनका हाथ था, डॉक्टर अलनज़र का भी हाथ था, जो कि एक बीएलए कमांडर है। तो उसके बशीर ज़ैब का आपके भाई की शहादत में बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक। लिंक्स थे। तो हमारे अगर माएँ और बहनें एक टेररिस्ट को डिफेंड करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मुझे बहुत खुशी होती अगर वो आज निकलते और कहते कि हमारे बच्चों को तालीम नहीं है, मैं उनको साथ धरने में बैठ जाता। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होती कि वो कहते कि हमारे लोगों को नौकरियां नहीं है, हमारी नौकरियों को बेच रहे हैं, मैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन फिर से बात यह है कि इन दोनों को ये चाहिए कि जेन्युइन बलोच इश्यूज़ पे हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस बात पर हम कभी उनके साथ खड़े नहीं होंगे कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दिफा करें या उससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी दिफा करें। क्योंकि मेरे भाई को शहीद किया, मेरे वालिद को शहीद किया, इन जैसे बहुत सारे लोगों को शहीद किया, तो हम तो अपने कातलों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ख्वाह वो बीएलए की शक्ल में हो, ख्वाह वो अल्लाह नज़र की शक्ल में हो, ख्वाह वो बशीर ज़ैब की शक्ल में हो। और ये कोई आज़ादी का जंग नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बलुचिस्तान को आगे बढ़ाएं और वो स्कूल्स को बम्बार्ड करते हैं, आपके टावर्स को मारते हैं। ये कौन सी आज़ादी है? बलोचों नौजवानों को आप इस्तेमाल करते हैं। मैं भी एक बलोच नौजवान हूँ, चाहता वालिद के शहादत के बाद मैं भी बंदूक थाम के पहाड़ों का रुख कर सकता था और कह सकता था भाई बस विदाउट एनी प्रूफ दैट रियासत ने हमें मारा है। मैं भी ये कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं की? वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को तालीम मिले। मैं तो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के हाथ में कलाशनकोफ हो। तो ये वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे रिवोल्ट प्रोवोक होके पहाड़ों की तरफ जाएं। ये उनको खुद ऐसे रख रहे हैं, और इसमें कुछ पॉलिटिकल जो लीडरान हैं उनकी भी इंटरेस्ट शामिल है। वो भी चाहते हैं कि हमारे लोग क्रिएटिविटी ना हो, उनकी सोच में अवेयरनेस ना हो, ताकि दे शुड फॉलो देम ब्लाइंडली। तो दिस इज़ अ ह्यूज इशू इन वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक ही ना करें, और वो उसी जगह पे रहें जहाँ पे वो हैं, ताकि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मुमकिन ना हो सके। सर, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि बहुत सारे इस तरह के अनासर है जो कि टेररिज्म में भी शामिल हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमें इस तरह की खबरें भी मिलती हैं कि बसों से शनाख्ती कार्ड देख के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को उतार के मारा जाता है, बल्कि कत्ल किया जाता है। इन खबरों में कितनी सदाकत है, और अगर इस तरह है तो बलूचिस्तान तरक्की किस तरह करेगा? अगर दूसरे सूबों से डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या टीचर्स आते हैं तो बलूचिस्तान को हम आगे कैसे तरक्की की राहों पर गामजन देखेंगे? बिल्कुल जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये एक बहुत जेन्युइन इशू है। और हाल ही में हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, नौशकी का इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जहाँ पे बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक करके क्या ये पंजाब का है उनको शहीद किया गया। और फिर अभी ज़रगून में
पिकनिक के लिए लोग गए थे, उधर भी इन्होंने पहाड़ों से नीचे आके शनाख्ती कार्ड चेक किए और उन्हें किडनैप करके ले गए और उन्हें कहा कि हम अब अभी इनको जो अपना बलोची अदालत है उसमें हम सज़ा देंगे। तो ये एक बहुत अलार्मिंग इशू है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वी डोंट वांट टू चेंज, ठीक है। पहले हम कहते थे कि सियासतदान 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 भी चेंज हो गए, ब्यूरोक्रेसी फिर कहते थे ब्यूरोक्रेसी भी चेंज हो गया, लेकिन लोग चेंज नहीं हुए। जब तक लोग चेंज नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक मिसाल आपको देता हूँ कि हमारे बहुत प्यारे भाई थे नूरुल अमीन मैंगल साहब, बलूचिस्तान में वो जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर साहब का, उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन इतना वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जब उनका ट्रांसफ़र हुआ पंजाब में तो पंजाब आपके सामने है, शहबाज शरीफ के साथ भी वो रहे, आज भी मरियम नवाज साहबा के साथ हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो ओरिजिन हमारा ऑफिसर हमारे साथ जो कि ट्राइबल टैबूज़ को भी जानता है, डायनामिक्स को भी जानता है, वो उसको हम छोड़ते नहीं है कि वो परफॉर्म कर पाए, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बात स्पेस नहीं मिलता ना। तो ये चीज़ें हैं और अलार्मिंग इशू है बलूचिस्तान का, लेकिन मैं समझता हूँ कि टेबल टॉक होना चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लें, आप जेन्युइन लीडरशिप को आप ऑन बोर्ड लें। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं इश्यूज़ की, हम बाज़ वक़्त हम जंपे मारते हैं एज ए गवर्नमेंट, हम छोटे इशू को छोड़ के बड़े इशू की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि गलत अप्रोच है। बिलफर्ज अगर मिसिंग पर्सनस का इशू है, बड़ा इशू है, उसको हम डायरेक्टली ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। उसके नीचे जो जितने भी लिंक्ड हैं इश्यूज, उनको हम एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर मिसिंग पर्सनस के इशू के ऊपर हम जा सकेंगे। तो ये एक अप्रोच है जो कि मैं समझता हूँ कि इन इश्यूज़ के साथ साथ हम चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है या गवादर में जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, उनको आप किस नज़र से देखती हैं और क्या समझती हैं कि किस हद तक जेन्युइन है? देखिए जी, एहतजाज सबका हक है। हम भी बैठे थे, मैं मिनिस्टर था, एहतजाज में बैठा था अपने ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। आज भी मेरे लोग बिजली के लिए बैठे हुए हैं एहतजाज पे, हालांकि मैं ख़ुद गवर्नमेंट का हम हिस्सा हैं। लेकिन जब एहतजाज के आड़ में आकर हम मुल्क की सलामती को, मुल्क की नाम को हम डिफेम करते हैं, सालमियत को, तो ये मैं समझता हूँ ये नाजायज़ है और उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और इसकी इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है ज़रूर करें आप, ये आपका बिल्कुल हक है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में आप आम शहरियों को आप तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अभी क्वेटा 3 दिन से बंद है, ठीक है ना, एम्बुलेंसेस गुजर नहीं पा रहे और आप हुकूमत की चीज़ों को आप आग लगा रहे हैं। ये दिस इज़ वेंडलिज्म, वायलेंस है ये। और हुकूमती चीज़ें कोई बाहर से नहीं आती, आपकी ही हैं, बिल्कुल ठीक। आपकी अपनी। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको सोचना चाहिए बिल्कुल। अगर जेन्युइन, जैसे मैंने कहा, जेन्युइन इश्यूज़ है तो हम बैठेंगे इनके साथ, लेकिन मुज़ाकरात 50-50 होते हैं ना। अगर बिलफर्ज मैं अभी कहूँगा, वो अभी कहते हैं कि बिलफर्ज डॉक्टर साहबा कहते हैं कि बशीर ज़ेब के भाई को CTD ने उठाया है। पहले तो शी नीड्स टू प्रूव दिस, ठीक है ना जी। शी इज़ ब्लेमिंग द स्टेट एंड स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, सो शी हैज़ टू प्रूव दैट बशीर ज़ेब का भाई उसके साथ है, ठीक है ना जी। जब हम जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, वो कहते हैं ये भाई हमें दे दें, ये भाई हमें दे दें। फिर हम भी उनसे एज गवर्नमेंट हम भी ये मुतालबा कर सकते हैं, तो फिर बशीर ज़ेब हमें दे दें। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि मतलब 50-50 होना चाहिए कि आप भी रिकंसाइल की तरफ बढ़ें, हम भी रिकंसाइल की तरफ बढ़ें। गवर्नमेंट आपका है, रिसोर्सेज आपके हैं, मैकेनिज़्म आपका है, हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन हक भी के ऊपर। जी बिल्कुल। मिसिंग पर्सनस का जो इल्ज़ाम आता है रियासत के ऊपर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये मज़ीद अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा बलूचिस्तान में और मज़ीद फसादात होंगी इसकी वजह से? मिसिंग पर्सनस का इशू बहुत एक कदीम इशू है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सब स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और इसके ऊपर एक अच्छा सा राय अमल तय करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये इशू ठीक से एड्रेस नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि 2006 में एक कमीशन बना था और ये हक़ाइक़ किसी को अभी तक पता नहीं है। मैं सियासत में नया आया हूँ, मुझे पता है, लेकिन जो हमारे बैठते हैं या मिसिंग पर्सनस की एडवोकेसी करते हैं, उनको ये पता नहीं है। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं जब
हल्फ ले रहा था तो मैंने, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ और न्यूट्रल से मुराद ये है कि मैं सबकी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, खाओ में शौदा हो, जेन्युइन मिसिंग पर्सन हो, मैं ज़रूर बिल्कुल ठीक। करूँगा। तो मैंने एक दो हमारे सीनियर सियासतदान थे, उनसे मैंने रब्ता किया कि मिसिंग पर्सनस का इशू है, इस पे क्या करें। तो उन्होंने मुझे, हालांकि बहुत सीनियर पाकिस्तान के सीनियर लीडरशिप में से थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक रिक्वेस्ट करें कि आप पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं मिसिंग पर्सनस के लिए। फिर मैंने कहा सर ये तो ऐसा होगा कि हम अपना एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि कमेटी पहले से बनी है, हम उसको इम्प्रूव करने के बजाय हम नया कमेटी बना रहे हैं। तो उनको ये भी नहीं पता था कि ये कमेटी कब बनी है, इस कमेटी में कौन कौन है। तो ये मिसिंग पर्सनस का इशू मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को, इस्टेब्लिशमेंट को, स्टेट को, और जितने भी आपके डॉक्टर मारंग भी बिल्कुल आ जाए, बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन एक कंडीशन हो कि अगर बात आप करेंगे दलील के साथ करें, बात आप करेंगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहें। ये ना हो कि आप बात करें और हम सुने, या हम बात करें और आप सुने। एग्जैक्टली क्योंकि इससे ना मुझे वो निगोसिएशन वाला प्रोसेस याद आ गया, जब डॉक्टर माहरंग बलोच इस्लामाबाद में थी और उनके पास 3 रुकनी एक कमेटी आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, हमारे जो पॉइंटर्स हैं आप सिर्फ वो माने। ये नहीं और आपने डिमांड्स उनके देखे थे कि मतलब आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डिमांड्स थे कि एक डिपार्टमेंट जो कि टेररिज्म को काउंटर करता है, आप उसको डिमोलिश करें। ये तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि बैकडोर रिकन्सिलेशन होना चाहिए, बैकडोर नेगोशिएशन होना चाहिए, ट्रुथ सीकिंग कमिटीज़ होनी चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग जेन्युइनली मिसिंग हैं, कितने लोग खुद चल कर गए हैं, कितने लोगों वो लोग मिसिंग हैं जिन्होंने हमारे प्यारों को शहीद किया, हमें भी पता चले ना। ये तो सिर्फ नहीं हो सकता कि मिसिंग पर्सन्स है और हम मुकम्मल कुछ नहीं फैक्ट्स है। एंड फिगर्स के साथ हमारे बिल्कुल सामने तमाम तर बिल्कुल, जो इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो आनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ बलुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बलुस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि जब हम यहाँ धरने पे बैठे थे, लोगों को ये पता नहीं था कि बलुस्तान में लोग शहीद होते हैं, हाँ क्योंकि हमने कभी ये नैरेटिव उठाया नहीं था कि मेरा वाले शहीद हुआ है, इसका भाई शहीद हुआ है, इसका बेटा शहीद हुआ है। वो तो हैरान थे कि बलुस्तान में इतने लोग शहीद हुए हैं, आप लोग चुप क्यों हो। तो ये बात है कि अगर 14 के लवाकिन और मिसिंग पर्सन्स बैठेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके जेन्युइन इश्यूज सुनेंगे और वो भी बात करें, सुने भी, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो मेरा ख्याल ये है कि जिस एजेंडे के तहत वो चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ये मिसिंग पर्सन्स का इशू रिज़ॉल्व हो। क्योंकि अगर कल के दिन, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि रिज़ॉल्व ज़रूर हो, अगर ये होगा तो बहुत सारे लोगों की जो सियासी दुकानदारी है वो ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बहुत सारे तंजीम हैं, उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका जो टिकटॉक फेम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें वो खुद नहीं चाहते। तो दिस इज़ समथिंग दैट द ऑडियंस, पाकिस्तान के आवाम, उनको सोचना इन चाहिए। शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा जमाल साहब, एक और चीज़ सामने आती है, वो ये है कि हर कुछ अरसे बाद इसी तरीके से धरने होते हैं, एहतजाज होता है, कुछ पॉइंटर्स लाए जाते हैं, डिमांड्स होती हैं कि ये पूरी की जाएं। ये आखिर कब तक चलता रहेगा और इससे बलूचिस्तान को कितना नुकसान पहुँचा है? बलूचिस्तान को तो बहुत नुकसान है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आम आदमी को ज़्यादा नुकसान है, उसका कारोबार बंद हो रहा है, वो उसकी ज़िंदगानी में मुश्किलात का सामना उसको हो रहा है। और जो पॉइंटर्स लाते हैं, अभी भी जो ये लोग धरने पे बैठे थे, हमने तो कोशिश की, वज़ीर आला साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे हल्के में बैठे थे। 15 दिन उन्होंने रोड बंद की थी। हमने कोशिश की कि कूल डाउन हो जाएं। वज़ीर आला साहब से मैंने ख़ुद रिक्वेस्ट की कि आप टीम भेजें इनसे मुज़ाकरात करने के लिए, कमेटी बिठाएं। तो फिर इन्होंने भेजा टीम, उन्होंने फिर वो ऊपर से ये बात की कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम आपके पपेट वज़ीर आला से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मतलब अगर आप एक प्रोविंस के हेड को ये कहते हैं, ये तो मुनासिब बातें नहीं है। अगर आप बिलीफ नहीं रखते, बिलीफ तो नहीं आप रखते, कैसे? हाँ। फिर छोड़ दें, बलूचिस्तान को छोड़ दें, ठीक है ना। पाकिस्तान का झंडा से हमें मोहब्बत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पैसा है, उससे हमें मोहब्बत है। ये कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम ट्रैवल करते हैं,
पाकिस्तानी क़ायद अज़म जिन्ना की तस्वीर हम जेब में उठा के फिरते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दा। ये ठीक बात नहीं है। तो उनको चाहिए कि वो भी थोड़ा प्रॉपरली फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ आए। अभी डॉक्टर मारंग से आप पूछें कि कितने मिसिंग पर्सन हैं आपके, ठीक है ना, इनके 3-4 और ग्रुप्स हैं। वो मामा कदीर कहता है कि हमारे पता नहीं कितने 40,000 मिसिंग पर्सनस हैं। डॉक्टर मारंग का मैंने नहीं सुना। दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो कहते हैं हमारे मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो मिल बैठ के एक नंबर तो डिफाइन करें कि आया हमारा 40 मिसिंग है या 2,000 मिसिंग है। जो हुकूमत के दायरे में हुआ था, जो कि आईनी दायरे में हुआ था, वो 2,000 है, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे। तो ये मैं समझता हूँ कि हालात को बिगाड़ने के लिए ये कोशिशें हैं कि हमारे जो ज़िंदगानी है उसमें मुश्किलात आएँ, गवर्नमेंट को प्रोसेस करने में, स्मूथली प्रोसेस करने में उसमें मुश्किलात आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको उठा भी सकती है क्योंकि स्टेट मैकेनिज़्म है। लेकिन फिर से हम ये बात करते हैं कि रियासत माँ है, ठीक है ना, उनको वी ट्रीट देम सॉफ्टली एंड दे शुड आल्सो ट्रीट अस लाइक अ मदर, ठीक है ना, नॉट लाइक समथिंग एल्स। हम उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बहुत सारे लोगों ने जो कि बैठे थे उन्होंने ही मुझे वोट दिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी हल्के में कुछ पुरअमन सुकून आए, लेकिन स्टेबिलिटी आए, लेकिन हकीकत के बरअक्स नहीं। हकीकत जो है, अगर हकीकत है तो हकीकत है, अगर हकीकत नहीं है उसको हम फ्लोट बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये गलत एजेंडों की तरफ अगर हम अभी भी गामजन हैं तो बलूचिस्तान एक बहुत ख़तरनाक सिनेरियो की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सेंसिटिव सिनेरियो की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन कंक्लूजन आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल क्या है, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का इशू है, चाहे वो ये रोज़ बरोज़ होने वाले एहतजाज हैं, या जितने भी इशूज़ हैं, चाहे आप बोल रहे हैं कि वहाँ की गुर्बत है या अनस्टेबिलिटी है या वहाँ पे जितनी भी तरक्की रुकी हुई है, वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आप क्या देखते हैं? इन सब का सोल्यूशन एज अ नौजवान, क्योंकि मैं सियासत में नया नया आया हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आपसे उम्मीदें हैं क्योंकि अभी तक आपको सिस्टम ने करप्ट नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो जेन्युइन सोल्यूशन है, क्योंकि हम अमूमन ये कोशिश करते हैं कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल, ये बलूचिस्तान में कतई नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम ग्रास रूट लेवल पे चेक करें कि हमें हमारे लोगों को क्या ज़रूरत है। अगर आपके बच्चों को तालीम मिलेगा तो क्या वो पहाड़ पे जाएंगे? अगर आपके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या वो पहाड़ पे जाएंगे? अगर आपके बच्चों को उनका हक यहाँ पे मिलेगा, वो कभी भी किसी की भी बहकावे में नहीं आते। वहाँ से हमें पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग होती है और यहाँ हम अपने ही लोगों के हक खाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तो उस तरफ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पीपल्स पार्टी का हमारा गवर्नमेंट आया है और हमारे चेयरमैन साहब ने भी बड़ा करप्शन पे ज़ोर दिया है कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हमारे वज़ीर आला साहब ने भी ये कहा है कि मिस्टर फरार भुट्टी ने कि करप्शन को कभी वो ना ही प्रमोट करेंगे और ना ही इजाज़त देंगे। तो ये खुश आइंद मैं समझता हूँ कि स्टेप्स हैं और साथ साथ मैं समझता हूँ कि समझने की ज़रूरत है बलूचिस्तान के इशू को। हर वो बंदा आता है बलूचिस्तान पे एक्सपेरिमेंट करता है जो कि बलूचिस्तान के डायनामिक से नावाकिफ़ है, और बलूचिस्तान का इशू ये है कि हम बलूचिस्तान के इशू को कभी समझे ही नहीं है, ठीक है ना। तो करप्शन पे हम थोड़ा कंट्रोल करें, अपने बच्चों को उनका हक दें, तालीम दें, तो मैं समझता हूँ कि इन जो चीज़ें हैं जो कि डिरेल कर रहे हैं इनको, उनसे वो हट सकते मतलब हैं। एक्चुअल इश्यूज़ पे आया जाए तो जो बाकी जितने भी क्रिएटेड इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा जमाल साहब, एक और चीज़ जो सामने आई थी वो ये थी कि बहुत सारे एंकर पर्सन्स जो हैं या बहुत सारे लोग डॉक्टर मारंग बलोच के पास जब गए तो उनका उनसे एक सवाल था कि क्या आप बीएलए को कंडेम करती हैं, या वो लोग जिन्होंने हमारे बलोचों को शहीद किया है, क्या आप उनको कंडेम करती हैं, या वो लोग जिन्होंने शनाख्ती कार्ड लेके हमारे भाइयों को कत्ल किया है, क्या आप उनको कंडेम करती हैं? तो उनकी तरफ से कोई भी इस चीज़ की वजाहत नहीं आई या उन्होंने कंडेम नहीं किया। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत एक अफसोसनाक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से या स्टांस है, मैं समझता हूँ। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि वो बलोच जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनको ये भी तस्लीम करना होगा कि बीएलए जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन की तरफ से भी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ही लक़ब दी गई है और वो ही हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ख्वाह वो बलोच हो
पंजाबी हो, सरेकी हो, सिंधी हो, जो भी हो, हमारे बुज़ुर्गों को वो शहीद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा भाई का केस आप देख लें, क्या मैं बलोच नहीं हूँ? बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं बलोच नहीं हूँ तो कोई बलोच नहीं है, क्योंकि इस बलूचिस्तान के लिए जितना मैंने कुर्बानी दी है किसी ने नहीं दी है, ठीक है ना। नो डाउट। इसके साथ साथ जो एक रक्षा वाला है जो कि हर दिन रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है, आप उसको टारगेट के लिए मारते हो और फिर कबूल भी करते हो, क्या वो बलोच नहीं था या क्या वो बलूचिस्तान का रहने वाला नहीं था? तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मारंग को चाहिए कि अगर वो जेन्युइनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं बलोच को, तो मैं समझता हूँ कि उसको बीएलए भी कंडेम करनी होगी, क्योंकि बीएलए एक टेररिस्ट तंजीम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी हमारे जितने भी पंजाब से आए हैं पिकनिक के लिए, जो भी उनको भी अगर ले जाया जाता है, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए डॉक्टर मारंग को, क्योंकि अगर बलोच होने के नाते नहीं कर सकते तो इंसान होने के नाते तो ज़रूर कर सकते हैं कि गलत है। वो आए हुए थे, उन्होंने क्या नुकसान दिया हमें? अगर आपका पंजाबी के साथ जंग है, लड़ाई है, तो आप जाएं पंजाबी के कोर कमांडर को मारें। आप क्यों मजलूम को मार रहे हो? आप कहते हैं फ़ौज के साथ आपका लड़ाई है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप टारगेट करें, क्यों नहीं कर सकते? आप गरीब को क्यों मार रहे हो? आपका तो बीएलए तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ना। तो ये बात समझने की है कहूँगी कि बलोची, सिंधी, पंजाबी, पठान तो हम बाद में होते हैं, हम बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं। है। मुझे इस तो बात पे पाकिस्तानी बहुत होने के अफसोस नाते इन है, और चीज़ों मैं को ये डॉक्टर साहबा से मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि आया हमारे बलोच का, सिंधी का, सरेकी का, पंजाबी का, हज़ारा का, हमारे खून का जो कीमत है वो अलग अलग है क्या? क्या हमारे खून का या रंग अलग है? शायद मुझे तो लाल दिखते हैं, शायद उनको कोई और रंग दिखता हो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल वो ज़रूर एड्रेस करें बाय कंडेमिंग बीएलए and other organizations who are operating against the state and the people of Pakistan. एक तरफ हम बीएलए को देखते हैं तो वो मुसल्ला होके जंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों को टारगेट भी कर रहे हैं, ये चीज़ें भी चल रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम डॉक्टर माहरंग को देखते हैं तो वो पुरअमन तरीके से कहती हैं कि मैं एहतजाज कर रही हूँ, मेरे एहतजाज में किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं है, किसी किस्म की बाकी चीज़ें नहीं हैं जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुँच सके। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ बड़ा हार्श इमेज, दूसरी तरफ एक सॉफ्ट चीज़ चल रही है, तो क्या ये दोनों को लेवल अप करने की या बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इसको हम मुनाफिकत कहते हैं, ठीक है ना जी। डॉक्टर मारंग साहबा ने जो धरना दिया था उसमें इस्लामाबाद में, ठीक है, पुरअमन थी, बिल्कुल, लेकिन जो हालिया में क्वेटा में दिया था, तोड़ फोड़ किया उन्होंने। हालांकि डॉक्टर साहबा ने कहा था ये जो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ वाले हम में से नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि यही लोग हैं जो कि धरने में बैठते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बीएलए की, बिल्कुल उनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं वो इनके पास हैं। इंफ्रारेड इनके पास है, जिनका अच्छा, इंफ्रारेड टेलीस्कोप होता है जो कि हीट को आपका डिटेक्ट करता है, तो इनके पास है। ग्रेनेड रिपेलेंट्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स इनके पास हैं, और नाइट विजन इनके पास है, जिनका एक एक का कीमत 30-30, 40-40 लाख होता है। तो ये किधर से लाते हैं इतना पैसा? ये किधर से लाते हैं? उनकी अगर आप वीडियोस देखें, वीडियोग्राफी उनका देखें, मतलब हमारे अगर फौज करता है ना आईएसपीआर, हमें पता है कि आईएसपीआर का काम ही यही है, हाँ, पूरा एक ठीक है ना, इदारा है एक उसके इदारा लिए, है। हाँ। लेकिन जहाँ पे बीएलए करता है कि इतना वीडियो बनाते हैं, लोगों को ले जा रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, उनका आउटफिट्स देखें, उनकी मिलिट्री कॉम्बैट फिट्स देखें, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है निशान कि फंडिंग कहाँ से आता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट इमेज डॉक्टर मारंग है, ठीक है ना जी, ना ही वो बीएलए को कंडेम करती हैं और ना ही कहती है कि हम इनके साथ हैं, लेकिन हम सबको पता है कि शी हैज़ सिंपैथीज विद देम, ठीक है ना जी। तो दीज आर अ वे टू कैंसल आउट दीज थिंग्स, क्योंकि जब पिछले कई सालों से बीएलए बहुत डिफेम हो गया था, क्योंकि इतनी ब्रूटल एक्शंस की वजह से, वायलेंस की वजह से, और उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने नया जो इनका सॉफ्ट इमेज है वो इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि आजकल का दौर, ख़ासकर जो 2000 जो पीटीआई का गवर्नमेंट जब गया है, तो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक पैटर्न स्टार्ट हुई है, जो कि सब लोग चाहते हैं कि उसको बाय करें। तो फॉर सोशल मीडिया यू कैन नॉट पोर्ट्रे दिस गन्स वायलेंस, बट यू कैन पोर्ट्रे
yourself as a victim and the weaker self. सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी वीडियोग्राफी क्वालिटी जो है या फिर सोशल मीडिया का कंटेंट जो है वो बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी का होता है, तो डॉक्टर महारंग बलोच जो सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट दे रही हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं और वो कितना सपोर्ट कर रहा है उनका जितना भी जो इनिशिएटिव है या जो उनके सेट पॉइंट्स हैं उनको? उनका जो सोशल मीडिया मेरे ख्याल से जो कैंपेन है मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें पीटीआई का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो उस जो पर्सपेक्टिव और जो विज़न है जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट है उसको बाय करते हैं जो कि उनके हक में। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, फॉरेन नेटवर्क है, ठीक है ना। हैशटैग्स ये चलाते हैं, हैशटैग्स पीआर्स ये कराते हैं, पेड पीआर्स ये कराते हैं और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपको भी ज़्यादा मुझसे इल्म होगा कि सोशल मीडिया में आजकल हर चीज़ मुफ्त नहीं है। No doubt. अगर आप आजकल देखें ट्विटर पे तो ब्लू टिक के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यही चीज़ है, पेड प्रमोशन अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है ना जी। डॉक्टर साहिबा तो खुद नौकरी भी नहीं करती ना, डॉक्टर थे टीबी कंट्रोल में, अभी उनको निकाला शायद गया या उनका सैलरी सस्पेंड की गई, लेकिन ये कहाँ से लाते हैं, डॉलर्स में। उसके साथ साथ जो रिट्वीट्स होते हैं मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से, फॉरेन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब हम ट्वीट करते हैं या हमारे मजलूम ट्वीट करते हैं कोई इनको रिट्वीट नहीं करता, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो भी रिट्वीट करते हैं। अमेरिका का भी इस पर मौक़िफ़ आ जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इस पे मौक़िफ़ आ जाता है, दूसरे जो ह्यूमन राइट्स इदारे हैं उनके भी मौक़िफ़। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कैसे होता है, ठीक है ना जी। इसके साथ साथ जो उनके वीडियोग्राफी है, फिर मैं अर्ज़ करूँगा जब वो धरने पे बैठे थे उनका वीडियोग्राफी आपने देखा होगा कि मतलब आईफोन से तो ये चीज़ें नहीं बनते। आईफोन मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, इतना HDR में रिज़ल्ट तो हमें नहीं पता आता है। लाइटनिंग आप खुद ही चेक करें कि एक अगर आप टेंट में बैठते हैं और इतना क्लियर लाइटनिंग, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इसी तरीके का उनके पास लाइटनिंग था, तो ये एक बहुत, हालांकि उनके पास एक टीम भी था जो कि 3-4 लड़कों पे मुश्तमिल था जो कि वीडियो उनके लिए बाकायदा बनाते थे, तो ये सारे पैसे के बगैर नहीं होते, ठीक है ना जी। तो ये सोशल मीडिया कैंपेन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं, ख्वाह वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एक नैरेटिव है, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं हम आज आपके साथ आके बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। फिर उन्होंने जब उनके धरने शुरू होते थे तो वो बलूचिस्तान के बाकायदा नेशनल एंथम लगाते थे। दिस इज़ अलार्मिंग दैट आप एक मुल्क में रहते हैं, उसका कौमी तराना बजाने के बजाय आप उसकी प्रोविंस का बजा रहे हैं कौमी तराना, ठीक है ना। और फिर सब उठ के उसी जो जिस तरह के हम इज़्ज़त देते हैं कौमी तराने को, तो दिस इज़ समथिंग वेरी बरअक्स। वो चाहते हैं कि पीस की तरफ जाएं, लेकिन फिर शी इज़ प्रोवोकिंग द स्टेट, शी इज़ प्रोवोकिंग द प्रो पाकिस्तानी पीपल। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज़ हैं, डेलिबरेटली आप डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करें। सर लास्टली आई वुड से अ मैसेज फॉर डॉक्टर महारंग बलोच, और अगर आप इस इशू को खुद लेके चलते हैं क्योंकि आप डेफिनेटली पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो अगर आप मिसिंग पर्सनस के इशू को लेके जाते हैं तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए जी, डॉक्टर महारंग बलोच मेरी बहन है, हमारी इज़्ज़त है बलोची रस्म व रिवाज के तहत। आज भी मैं उसके सर पे हाथ रखूँगा और कभी भी मैंने उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं की है। मेरे इंटरव्यूज़ आप देख लें, उन्होंने भी शायद नहीं की, लेकिन उनके लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो करते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक बलूच कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और इन चीज़ों को समझता हूँ। जहाँ तक बात है मिसिंग पर्सनस का, और उनको भी मैं मदऊ करता हूँ, आए बैठे हैं हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, जेन्युइन मिसिंग पर्सनस के ऊपर हम साथ हैं। लेकिन अगर एक बंदे को जो कि आप इनोसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर हमारे पास सबूत हुआ कि हमारे भाई को, हमारे बच्चे को, हमारे बच्चियों को उन्होंने शहीद किया है, तो उसके लिए आप क्या इक़दाम उठाएंगे? एज अ स्टेट तो हम चाहते हैं कि इक़दाम उठाएं, लेकिन डॉक्टर साहिबा को भी चाहिए कि ये भी वो वाजे करें कि फिर क्या आप करेंगे। और साथ साथ जहाँ तक पार्लियामेंटेरियन का बात है, बिल्कुल ये एक बलूचिस्तान का इशू है
और मैं समझता हूँ कि अगर ये बलूचिस्तान का मिसिंग पर्सनस का इशू के साथ साथ जो शहदा के इश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं, अगर मैं इसको पार्लियामेंट में टेकअप ना करूँ तो ये मेरी जो मेरी फादर का जो लेगेसी है वो मुझे मलामत करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हक और सच की बात करें। लेकिन हक और सच तब ही होगा जब हमें फिगर्स और फैक्ट्स पता होंगे। हम हवा में ये बात नहीं कर सकते कि फ़लानी मिसिंग है, ये वो है। फैक्ट्स के साथ बात करें। आज भी हम बैठने के लिए तैयार हैं और रियासत आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। आप हमारी बहन है, हमारी इज़्ज़त है। आए मिलकर बलूचिस्तान को आगे बढ़ाते हैं, पुरअमन करते हैं। आप भी यहाँ रहना है, हमें भी यहाँ रहना है, तो साथ मिलकर ना क्यों ना रहें। जो चाहता है कि बलूचिस्तान में बदनज़मी हो वो तो यहाँ नहीं रहेगा, वो तो बाहर रहता है। तो आए मिल कर बैठते हैं और इन मसलों का हल निकालते हैं। इट्स वेरी गुड टू सी कि आप इतने पॉजिटिवली इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं और आपकी तरफ से कितना पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, अगर वो टेबल टॉक करते हैं, निगोसिएशन करते हैं, तो इस मामले को हल किया जा सकता है। बल्कि बलूचिस्तान के, आप पूरे पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनको इसी तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जा सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए एंड बलूचिस्तान के तमाम तर इशूज़ को इतनी पॉजिटिवली एड्रेस करके उनके सोल्यूशंस देने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो और मैंने आपसे ना पूछी हो जो कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए और सालमियत के लिए ज़रूरी है, तो आप वो भी बीच में काउंट कर सकते हैं या बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मैंने इशू था, वो ये था कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था बलूचिस्तान के ऊपर कि 87% ऑफ द फंड्स, फिजिकल फंड्स, उनको हड़पा जाता है फिजिकल ईयर एंड होने से पहले। 87%, ह्यूज नंबर, ठीक है ना जी। और दिस इज़ अ फैक्ट, क्योंकि जितना पैसा बलूचिस्तान में आता है मुझे नहीं लगता किसी और सूबे में आता होगा। तो हमारे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, चेयरमैन साहब का भी बड़ा वो है प्रेशर है कि करप्शन बंद करें। वज़ीर आला साहब भी इस पे बहुत बड़ा स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन नौजवानों से मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेट को ब्लेम ना करें, आप अपने नुमाइंदों को ज़रूर पकड़ें। पैसा आपका नुमाइंदा लाता है, लगाता है या नहीं लगाता, वो आपसे लें। वफाक में मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि वफाक में बलूचिस्तान का कितना कोटा है। वफाक में हमारे जो बलूचिस्तान कोटे पे पोस्ट आते हैं वो खाली जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे लोग क्वालिफाइड ही नहीं हैं, क्राइटेरिया पे पूरा उतरते नहीं हैं। तो इसी हवाले से, इसी वजह से जो हमारा कोटा है वो पंजाब ले जाता है या सिंध ले जाता है, क्योंकि उनके लोग क्वालिफाइड हैं। और फिर हम डोल पीटते हैं कि भाई वफाक का पंजाबी ले गया, सिंधी ले गया। तो हम अपने आप को इतना काबिल करें कि हम अपना हक की तरह मांग सकें। हम तालीम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर धरनों पे बैठेंगे, ठेकों पे बैठेंगे, ठेकेदारी करेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये मेरा छोटा सा मासूमाना कह लें, बचकाना कह लें, ये दरख्वास्त है अपने आवाम से। थैंक यू सो मच, बड़ा ही पॉजिटिव आपने एक मैसेज दिया एंड पूरे पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है कि इसी तरीके से जितने भी हमारे नौजवान हैं, अगर वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आते हैं और इस तरह की इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। TSR की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।